स्टार्ट हो गया। रिफ्रेश करेंगे। 2 बार कर लिया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ इसमें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। मैं इतनी देर से देख रही थी, बहुत लोग वेट कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा सेटअप कर रहे थे, है ना। पीडीएफ थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, तो वही सेटअप चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया 10 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आगे लाइव शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे हो आप सब, एक बार बता देना। एंड अभी तक वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपको पता है, हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर 2 दिन की, बिल्कुल फ्री, और आज है आखिरी दिन। इसके बाद 2 दिन की डेमो क्लासेस और आपको मिलेंगी, वो मिलेगा पूरा सब कुछ हमारे टारगेट गुरुकुल के ऐप पे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दो कैसे हो आप सब, हालचाल कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। राधे राधे रूबी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब चल रहा है। इतनी गर्मी है, इवनिंग बोलने का तो मन ही नहीं है। ओके, तो आज फिर से एक प्रैक्टिस सेशन होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम उन्हें साथ में सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो प्लीज़ आप साथ में बने रहिएगा आखिरी तक, और इतने देर से वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर हम शुरू करते हैं। ओके, चलिए, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे हर किसी को। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है। कहता क्या है, कहता यही है कि शुरू करने से पहले लाइक कर दो। पॉल लेफ्ट द रूम सडनली, जो पॉल था उसने अचानक से रूम छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां मत समझना, लेफ्ट मतलब लेफ्ट छोड़ना। ओ भाई, ब्लैक ही चल रहा है ये तो, एक सेकेंड, येलो भी नहीं, वाइट, ये जो लेफ्ट, ये ब्लैक ही क्यों चल रहा है? दो मार्कर ना, अच्छा सॉरी। ठीक। ओके, ये लेफ्ट क्या है, आपका लीव का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। लीव मतलब होता है छोड़ना, और लेफ्ट इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। पॉल लेफ्ट द रूम सडनली, और लेफ्ट अगर यहाँ लिखा हुआ है तो आप समझिएगा ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखती है, ठीक। अब आप कहोगे सेकेंड और थर्ड दोनों ही लेफ्ट होती है, तुम कैसे पहचाने सेकेंड है या थर्ड है? तो थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती है। अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखी है तो वो थर्ड फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखी है, ये बताता है कि आपका टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट, यानी काम कब हुआ, पास्ट में। पॉल लेफ्ट द रूम सडनली, पॉल ने अचानक से रूम छोड़ दिया। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा उसने, ही हैज़ टू गो, हैड टू गो, हैव टू गो और विल टू गो। अब देखो, एक क्या होता है स्ट्रक्चर आपका, मजबूरी बताने वाला, ठीक है। क्या होता है, मजबूरी बताने वाला होता है। जब आप प्रेजेंट की मजबूरी बताते हो, जैसे बोलते हो ना, यार मुझे जाना है, मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उसी का पास्ट करोगे तो क्या होगा, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जब हम पास्ट की ही बातें कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट की मजबूरी बताएंगे, ही हैड टू गो, ठीक है। ही हैड टू गो, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। आरती, ऋषभ, अंकिता, अमित, तान्या, मनोज, सांभा, रुद्रांश, अच्छा मनोज जी फिर से आगे। ओके, जितने लोगों ने आंसर किया है वेरी गुड, बिल्कुल सही। और पप्पू गुप्ता, बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं आप, अभी हमने स्टार्ट किया है, पहला ही क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, ठीक। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फिर से हमें ब्लैंक पोर्शन ही भरना है, ये चल रहा है, ठीक, अब ठीक है।
The police officer stopped us and asked us where were we going, are we going, we are going and we were going. पुलिस ऑफिसर ने रोका हमें एंड आस्क्ड और हमसे पूछा, क्या पूछा कि हम कहाँ जा रहे। अब बताओ, पूछा रोका कब हमको, पास्ट में, ठीक है, तो पूछेगा कब, प्रेजेंट में तो नहीं पूछेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पास्ट में रोका है तो पास्ट में पूछा होगा कि हम कहाँ जा रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आर वाला केस तो दोनों ही हट जाएगा। अब बचा क्या, वेयर वर वी गोइंग या वेयर वी वर गोइंग। यहाँ अब क्या आना चाहिए, देखो सिंपल सी बात होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपका WH वर्ड आता है अगर है तो, जहाँ पे आपको दिख रहा है वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आती है, सब्जेक्ट आती है, फिर क्या आती है, नॉट है तो नॉट भी आ जाएगा, फिर आपका वर्ब आता है एंड देन आता है ऑब्जेक्ट, फिर बचे हुए पार्ट्स हैं तो वो भी आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है इस पूरे सेंटेंस में, ये वैसे नरेशन का सेंटेंस है, नरेशन में क्या होता है, अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस था डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट में उसका एजर्टिव बन जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क हट जाता है। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन मार्क दिख नहीं रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको देखोगे, ये आपको WH दिख रहा है, यहाँ पे वर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ये सब्जेक्ट दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है, तो ये तो आपका हो गया इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, जो कि हम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एजर्टिव फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस वेयर के बाद सीधे हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी आपकी मेन वर्ब। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। किसने किसने सही आंसर किया है देखते हैं। ए, देखो जितने बच्चे ए बोल रहे हैं गलत, ठीक है। सांभा वेरी गुड, पवन बढ़िया, अखिल ठीक है, बम्बली बी सॉरी बम्बल बी, ओके सॉरी बम्बल बी, यार क्या गजब गजब नाम रखते हो तुम लोग। खैर जिसने जिसने आंसर डी किया है बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही आंसर किया है। बाकी मैंने जो एक्सप्लेन किया आई होप समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है जो आपको समझ नहीं आता है तो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 कहता है हेमा वर्क 6 days इन वीक, फॉर वीक, अ वीक, द वीक। अब अगर आपने आर्टिकल चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर, आर्टिकल, आर्टिकल बहुत ही फेमस चैप्टर है इंग्लिश का। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर देंगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर अच्छा, कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि इंग्लिश बोलने में सही लग रही है, आप सही बता देते हैं, लेकिन जब तक आपको उस क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तब तक ये मत समझिएगा कि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर आप दे सकते हो अपने आंसर का तभी समझना कि हाँ इंग्लिश हमारी ठीक चल रही है। खैर हेमा वर्क 6 days, अब यहाँ क्या करना चाहिए, इन वीक, फॉर वीक, अ वीक। ए तान्या, अमित भाई बोल रहे हैं डी, तान्या ए, वेरी गुड, आदित्य ठीक है, प्रिंसी। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, आप ऑप्शन ए बोल रहे हो या ऑप्शन सी का ए बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर ठीक, जो लोग इन बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, डेफिनिट आर्टिकल है ना, डेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है आपका द, और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है आपका ए और एन, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा हमेशा से, आर्टिकल 2 टाइप के, डेफिनिट वाला द और इनडेफिनिट वाला ए और एन। अब आगे हम अगली बात करते हैं, ए और एन हम लगाते कहाँ पे हैं। देखो देयर आर 4 कंडीशंस, देयर आर 4 कंडीशंस जहाँ पे ए और एन हम लगाते हैं एज आर आर्टिकल। नंबर 1 कंडीशन कहती है कि भाई अगर एक का मीनिंग आ जाए, ठीक है, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, या आई हैव अ पेन, एक पेन है मेरे पास, एक के लिए आप ए या एन लगाते हैं। दूसरा क्या कहता है, अगर कोई का मीनिंग आ जाए, ठीक है, कोई का मीनिंग आ जाए, मैं कहूँ एक लड़का था, कोई एक लड़का था तो देयर वॉज अ बॉय, ठीक, कोई लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, तो यहाँ पे कोई के लिए भी आप ए या एन लगाते हो। अगली बात ध्यान रखेंगे, प्रति के लिए भी आप ए या एन लगाते हो, यानी कि
प्रति सप्ताह वो 6 दिन काम करती है, एक सप्ताह में वो 6 दिन काम करती है, ठीक है। एक सप्ताह मतलब कि 6 दिन प्रति सप्ताह वो काम करती है, तो प्रति के लिए भी आप ए या एन लगाते हैं। और आखिरी क्या है, कुछ रेडीमेड आपके फ्रेजेस होते हैं, जैसे मैं बोलूँ मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, वहाँ पे आप अ लगाते हो। डोंट टेल अ लाई, अ लाई में भी आप आर्टिकल लगा रहे हो, तो वो रेडीमेड फ्रेजेस होते हैं जहाँ आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेमा वर्क्स 6 days अ वीक, ठीक है। प्रति वीक वो 6 दिन काम करती है, यानी एक वीक में वो 6 दिन काम करती है। ऑप्शन सी होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो बच्चे बैच नहीं लिए वो कैसे पढ़ेंगे भाई साहब, देखो यूट्यूब पे जितना हम फ्री अवेलेबल आपको करा सकते हैं हम करा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बैच में भी आते हो बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है, और 25 जून तक हम सारा सिलेबस आपको करा के दे रहे हैं थ्रू रिकॉर्डिंग्स, थ्रू लाइव क्लासेस। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इतना महंगा भी फीस नहीं है, ठीक। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर बने रहते हो यूट्यूब पर तो भी आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम लगातार लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर भी। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 कहता है विच वन इज़ करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे स्पेलिंग की बात है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आप बताओ, ठीक है। स्पेलिंग में बताइएगा क्या करना है। गुड गर्मी, भाई गर्मी तो बहुत है, बताइए। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, नेबर की स्पेलिंग बतानी है, वो पड़ोसी जो जलनखोर पड़ोसी होते हैं उन्हीं की स्पेलिंग बताइएगा। नेबर की क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, नेबर, ने, ठीक। अब बर बताओ, BOURE होना चाहिए, BORE, BOUR, BOR, क्या होना चाहिए नेबर की स्पेलिंग, जल्दी बताइए। नेबर की क्या स्पेलिंग होगी, ऑप्शन बी। ओके, सारे मिल के एक साथ बी बोल रहे हैं और बी ही आंसर है, BOUR, नेबर, ठीक है। नेबर मतलब क्या होता है, आपका पड़ोसी। मूविंग ऑन, नंबर नेक्स्ट से पहले ध्यान रखेंगे, देखिए हमारा नया संघर्ष 2.0 बैच आ रहा है, जिसके अंतर्गत जो 2 डेमो क्लासेस फ्री में होने वाली थी यूट्यूब पे, वो 2 क्लासेस एज इन 2 दिन हम जो फ्री डेमो क्लासेस दे रहे थे यूट्यूब पे, आज उसका दूसरा दिन है। बाकी आगे की जो 2 दिन की डेमो क्लासेस होंगी वो ऐप पर बिल्कुल फ्री होंगी। तो जिसने डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है टारगेट गुरुकुल का ऐप, प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 दिन की और डेमो क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूरा शेड्यूल आपके सामने यहाँ पे है 4 जून और 5 जून का, ठीक है। इसी हिसाब से हमारी क्लासेस होने वाली हैं, तो भाई साहब देख लो, ठीक है। अगर इच्छा है कि 25 जून तक आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है तो आ जाइए, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है, आप बिल्कुल आइए, ठीक। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के लिए काम आएगा। और जितने भी यूनिवर्सिटी के आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, सारे का सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट करा के दिया जाएगा 25 जून से, मतलब 25 जून तक से, और तक में कंफ्यूज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, द बुक अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई। वेल, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन सामने है तो धनाधन देखना ही है, ठीक है। द बुक अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, कभी तो पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, आंसर आ रहा है क्या, रुको। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, अर्थशास्त्र, वेदव्यास, अश्वघोष, कौटिल्य या पाणिनि। सी योगिता, अंकिता, नीलम, महर्षि। ओके, वेरी गुड। फ़ी कितनी है, आप एक बार ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आप उसमें जाएंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। किसने पूछा था, नाम भूल गई मैं, प्रिंस भाई, हाँ। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य भी बोलते हैं, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 कहता है, क्या कहता है, कुछ तो गलती कहता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड इट इज नेसेसरी टू,
2 रुक जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, टाइपिंग एरर हो गया है कुछ, रुको। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड इट इज नेसेसरी टू, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, 2 के बाद एक स्पेस होगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे restrictions on imports and exports। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, नेसेसरी 2 के बाद आपको चेंज करना है, इस तरह से चेंज होगा। आप बताइए 2 के बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। नंबर 6 का 2 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस को, रिलैक्स करना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस को, क्लोज कर देना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस को, या ओपन कर देना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस को। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? ओपन करना चाहिए रिस्ट्रिक्शन को। अच्छा देखो, सिंपली क्या है, जो भी ट्रेड होना है, ठीक, अलग अलग देशों के बीच में, तो क्या होता है कि जब किसी को अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा सिक्योर करना होता है तो वो क्या करता है, बाहरी ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि हम इस कंट्री से नहीं करेंगे, उस कंट्री से नहीं करेंगे, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक, तो अगर आपको ट्रेड प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस में क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस को खोल देना पड़ेगा, या रिस्ट्रिक्शंस को बंद कर देना पड़ेगा, या फिर रिस्ट्रिक्शंस में ढील देनी पड़ेगी, या फिर रिस्ट्रिक्शन को सीधे तोड़ ताड़ ही देना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओके, कोई कह रहा है ब्रेक, कोई कह रहा है रिलैक्स। श्याम बाबूजी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या होगा, ढील दी जाएगी ना रिस्ट्रिक्शंस में, है ना। जैसे कि आप लोग अगर हॉस्टल में कभी रहे हो, कभी रहते हो, तो वहाँ क्या है, लड़कियों के लिए स्पेशली 7 बजे से बाहर, 7 बजे के बाद शाम को, उसके बाद बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर मैं उस रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी ढील दूंगी कि भाई चलो ठीक है 7 से 8 बजे, ठीक, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत हैं अभी, सारी एक साथ उठा के हटा दोगे फिर दिक्कत भी तो हो जाएगी, अचानक से आप पूरा चेंज करोगे तो क्या है, आपको ढील देनी होगी, तो आप रिलैक्स करेंगे, ठीक है, रिलैक्स। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। किसने किसने बोला? अंकिता, बम्बल बी, संभा, वेरी गुड। पलक व्लॉग्स, बहुत अच्छे, ठीक है। रिलैक्स होगा, जितने लोग रिलैक्स बोल रहे हैं ऑप्शन बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी यहाँ होना चाहिए। मूविंग ऑन, नंबर नेक्स्ट कहता है फिर से वही, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी बिकॉज, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी क्योंकि ही वॉज अबाउट अ लॉट ऑफ अकाउंट, अबाउट अ लॉट ऑफ क्रेडिट, इन अ लॉट ऑफ मनी, अंडर अ लॉट ऑफ डेट। क्या होगा, ही वॉज, उसने अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेची होगी, because he was about a lot of account, about a lot of credit, in a lot of money, पैसा ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, बेच देगा प्रॉपर्टी, ऐसा होता है क्या। he was under a lot of debt, क्या आंसर हो रहा है, आंसर क्या आएगा नंबर 7 का, नंबर 7 he was under a lot of debt हो जाएगा, ठीक है, he was under a lot of डेट, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। वो बहुत सारे कर्जे में था, तो उसने क्या किया, प्रॉपर्टी बेच दी। ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड आशीष, तान्या, आरशी, स्नेहा, आशुतोष, बहुत बढ़िया। हर्ष, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द ब्रिटिश इंजॉयड मोनोपोली। यहाँ पे ये जो सी है उसको ई कर लीजिएगा प्लीज। इंजॉयड मोनोपोली इन टेक्सटाइल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, विथ टेक्सटाइल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनटू टेक्सटाइल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए, बार बार मुंह से निकल रहा है। ओके, द ब्रिटिश इंजॉयड, द ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश लोग, उन्होंने इंजॉय किया क्या, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है, जो एक ही राजा बन के बैठ जाता है, ठीक है, और किसी को ऊपर नहीं आने देता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है, वहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, उसकी दुकान सबसे ज़्यादा चल रही है, बाकी की दुकान में क्या है, मतलब मान लो एक मिठाई की दुकान है, बहुत ज़्यादा चलती है, बाकी की दुकान में बस मक्खियाँ उड़ रही हैं, ठीक, तो उस मार्केट में वो जिसका बिक रहा है उसकी मोनोपोली हो गई।
ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंजॉय की मोनोपोली। अब बताइए टेक्सटाइल में लंबे समय के लिए, टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़ों वाला जो इंडस्ट्री होता है, ठीक है, तो टेक्सटाइल्स क्या होना चाहिए, ऑफ, ऑफ होगा, अरे ऑफ होगा, बहुत सही बेटे, बहुत सही बेटे। भाई टेक्सटाइल क्या है, कपड़ों की इंडस्ट्री, तो कपड़ों की इंडस्ट्री में उन्होंने मोनोपोली एंजॉय की ना। कपड़ों की इंडस्ट्री की मोनोपोली कैसे एंजॉय करेंगे, कपड़ों की इंडस्ट्री में उन्होंने मोनोपोली एंजॉय की, और मे के लिए हमको इन लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन। सारे बी 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 एक लाइन से बी कर रहे हैं। ओके अंकिता वेरी गुड, आदित्य ठीक है बढ़िया। और कौन है, रुद्रांश वेरी गुड, बियॉन्ड इंस्पायर आदित्य बढ़िया। चलिए आगे आते हैं नंबर 9 पे। कहता है करेक्ट सेंटेंस बताइए कौन सा है। 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 3 इनकरेक्ट होंगे, 1 करेक्ट होगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट अ काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज यू, इज यू, यू के लिए इज लगा रखा है, पहले ये एलिमिनेट कर दो। व्हाट अ काइंड ऑफ अ मैन आर यू, कौन सा सही आपको लग रहा है यहाँ पे, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, तुम किस प्रकार के आदमी हो, क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट अ काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट अ काइंड ऑफ अ मैन आर यू। बड़ी दिक्कत है भाई साहब, क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट अ काइंड ऑफ मैन आर यू। आंसर आ रहे हैं क्या, बहुत आंसर आ गए। गुड आफ्टरनून सुषमा, कैसे हो आप, ए डी डी ए सब आ रहा है, सब आ रहा है। इंग्लिश की क्लास BSc बायो के लिए है क्या, देखो जो भी आप लोग ये क्वेश्चंस पूछते हो ना कि ये इस एग्ज़ाम के लिए है क्या, उस एग्ज़ाम के लिए है क्या, बेसिकली आपका जो भी एग्ज़ाम है आपको अपने एग्ज़ाम का सिलेबस पता होगा, राइट। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही है तो आपके लिए है, नहीं आती है एग्ज़ाम में इंग्लिश, इग्नोर, ठीक है। चलिए क्या होना चाहिए, ए, ओके सारे ए बोल रहे हैं, सारे ए बोल रहे हैं तो भाई ठीक है, मेजॉरिटी के साथ हम चलते हैं। ऑप्शन ए व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, ठीक है। अगर इसमें हम करते व्हाट अ काइंड ऑफ अ मैन आर यू, अगर यहाँ पे अ नहीं होता तो हम इसको भी सही कर सकते थे, लेकिन अ है तो फिर भाई कंसीडर ही क्या करना, ठीक है, हटा देंगे। व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, ठीक है। ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग ऑन नंबर 10। नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस आपने पढ़ा होगा 2 टाइप के होते हैं, वॉइस आपने पढ़ा होगा 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द मेन एक्शन, ठीक है, हर सेंटेंस में कोई एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वही एक्शन परफॉर्म करता हुआ दिखता है, वही सब्जेक्ट की जगह पे बैठा हुआ दिखता है। वाइल पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट की जगह बैठा है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता, यानी कि ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट की जगह बैठ जाता है, ठीक। अब देखिएगा, he is known to everybody, your health worries me, I am interested to see the movie, I am alarmed at your behavior। एक्टिव वॉइस में कौन सा है, देखो पहचानने का एक तरीका भी याद रखेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, पैसिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सबके साथ हम V3 लिखते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सबके साथ क्या लिखते हैं, अरे यार हाँ सबके साथ लिखते हैं हम V3। जैसे कि आप देखिए आई एम अलार्म्ड, एम के साथ आपने ING फॉर्म लगाते हुए देखा होगा, आई एम टीचिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है V3 लगी है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम के साथ अगेन थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव है। ही इज नोन, इज के साथ भी ING फॉर्म आती है, आई क्या है थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ये भी पैसिव हो जाएगा। बचा क्या, योर हेल्थ वरीज मी, आपका स्वास्थ्य मुझे चिंतित कर देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके नित्या वेरी गुड, तान्या, आशुतोष, नीलम, हर्ष, बी वाले सारे बच्चे बहुत अच्छे, बी वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्या कहता है, द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिश्ड
एस्टोनिश्ड मतलब क्या होता है? एस्टोनिश जो उसको देख के तुम हो जाते हो, आश्चर्यचकित। एस्टोनिश मतलब बिल्कुल वंडर करना, चौंक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी सिमिलर मीनिंग बतानी है। एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी या अमेज्ड। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिश्ड इज, क्या होगा? तान्या, वेरी गुड, ठीक है। डार्क डेंस, क्या 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 नाम रखते हो यार। ओके, वेरी गुड। प्रिंसी, एक्स गेमिंग, अंकिता, ठीक, बढ़िया। शाहुल, ओके, ये भी अच्छा नाम है। हर्ष, रुद्रांश, बी कहाँ से आ रहा है भैया? प्रिंसी, वेरी गुड। 11th का डी होगा। आशुतोष, ठीक। 11th का क्या होगा? डी होगा। अमेज हो जाना मतलब एकदम चौंक जाना, है ना, वंडर करना। एस्टोनिश मतलब क्या होता है? सामने वाले को वंडर में डाल देना, ठीक है, चौंका देना। ओके, मूविंग ऑन, नंबर 12। नंबर 12 कहता है, फिर से स्पेलिंग वाला। कुछ तो देख के लग रहा है कम्युनिकेशन की यहाँ स्पेलिंग बतानी है। क्या होती है सही स्पेलिंग? जल्दी से देख लीजिए सारे ऑप्शंस, फिर बताइए। शाहुल भाई, अभी नाम पढ़ा तो आपका सही तो था, आपको बोला भी मैंने, शाबाश, क्या बात करते हो। चलिए, नंबर 12 क्या होगा? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, ठीक है। कम्युनिकेशन लग रहा है, कम्युनिकेशन कैसे लिखते हैं? कम्युनिकेशन, जहां पे दिख रहा हो आंसर टिक कर लो। कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन बी है, कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, वेरी गुड। डार्क जोन नित्या, डार्क जोन सॉरी, डार्क डेंस। तहन्या, स्वेक्षा, वेरी गुड। आशुतोष, हर्ष, सुहासिनी, डी कहाँ पे होगा? ध्यान से। पलक, बढ़िया। आशीष, श्रेया, अर्शिया, वेरी गुड। जितेंद्र भाई, बहुत अच्छे। चलिए आगे आते हैं नंबर 13 पे। 13 कहता है, नो वन हैज़ करेक्टली येट डिस्कवर्ड अ क्योर। किस चीज़ का क्योर? कॉमन कोल्ड का। अब बताइए, क्योर ऑफ होगा, क्योर फॉर होगा, क्योर फ्रॉम होगा या क्योर अबाउट होगा? क्योर मतलब क्या होता है? इलाज। नो वन हैज़, अभी तक किसी ने भी सही से, अभी तक, येट मतलब अभी तक, डिस्कवर नहीं किया है कोई इलाज। किस चीज़ का? कॉमन कोल्ड का। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्योर ऑफ, क्योर फॉर, क्योर फ्रॉम, क्योर अबाउट, क्या होना चाहिए? आंसर आ रहे हैं क्या? ओ, एक्स गेमिंग भाई, इतनी क्या जल्दी है? ओटी लिख रहे हो? आयरन ब्लड, क्या हो गया भाई? हाँ, क्या होगा नंबर 13 का? ऑफ, फॉर, फ्रॉम, अबाउट। वैसे सी और डी तो आंसर आ नहीं रहे कहीं से भी। अब बताओ, क्योर ऑफ कॉमन कोल्ड होगा या क्योर फॉर कॉमन कोल्ड होगा? यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, कोई ऐसा नियम नहीं होता है बहुत ही लंबा चौड़ा, ठीक है। जुकाम के लिए इलाज होगा ना, कोई भी जुकाम है, ठीक है, कॉमन कोल्ड है, ठीक, तो उसके लिए इलाज अभी तक किसी ने नहीं खोजा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि क्योर फॉर होना चाहिए, ठीक। क्योर फॉर किसके लिए? कॉमन कोल्ड के लिए, ठीक। ऑप्शन बी होना चाहिए। जितने बच्चे बी बता रहे हैं, वेरी गुड। शेषमा, रुद्रांश, श्रेया, सांभा, ओके, तान्या, वेरी गुड। अंकिता, रुद्रांश, तान्या, ठीक है, ओके, वेरी गुड। जितने लोग बी बता रहे हैं, अंतिमा देवी, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है, ओ रुक जाओ यार, हमसे गलत हो गया कहीं कुछ। चलिए नंबर 14 आता है।
सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। दिस इज अ मैटर बिटवीन यू एंड आई, यू एंड मी, यू एंड माई सेल्फ ओन, यू एंड माई ओन। क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए, बिटवीन यू एंड। अब ये सीधे सीधे आपके ग्रामर रूल पे बेस्ड है, ठीक है। एक रूल आता है, वो क्या कहता है कि भाई साहब अगर कोई प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद आप क्या लिखते हो, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रेपोजिशन के बाद, और अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद भी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी आप क्या लिखते हो, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो। ये ग्रामर का रूल है आपका, ठीक है। तो बिटवीन आपको यहाँ दिख रहा है प्रेपोजिशन, अब उसके बाद यू लिखा हुआ है। यू आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में ही यू होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे मेरे के लिए आपको लिखना है, फर्स्ट पर्सन लगाना है सिंगुलर, तो आपको क्या लगाना चाहिए, आई लगाओगे या मी लगाओगे या कुछ और लगाओगे। सिंस ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, तो क्या हो जाएगा यू एंड मी, ठीक। जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, हर्ष, प्रिंस, स्वेक्षा, धीरज, बियॉन्ड इंस्पायर, श्रेया, हाँ ओके श्रेया, ठीक है, सुमन, मनोज, सुहासिनी, धीरज, वेरी गुड। जितने लोगों ने बी आंसर किया है, वंदना, सुमित, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिल्दी इज, फिल्दी क्या होता है, फिल्दी, फिल्दी। अगर मैं आपको कहूँ यार तुम बहुत ही फिल्दी पर्सन हो, फिल्दी पर्सन हो मतलब कैसे हो, बहुत ही गंदे हो, ठीक है। कैसे हो, बहुत गंदे हो। तो अब बताओ गंदे हो तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, अगर तुम गंदे हो तो कौन सा ऑप्शन तुम्हें चूज करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। अभी तक बी के ही आंसर आ रहे हैं। अगर तुम गंदे हो तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। फिल्दी का क्या क्या मतलब होता है, फिल्दी मतलब विच इज अनक्लीन्ड, विच इज फाउल, ठीक है, विच इज नास्टी, विच इज, ऑप्शन लिख देती हूँ अब, डर्टी, ठीक है। तो फिल्दी मतलब ऑप्शन डी, डर्टी, ओके। ऑप्शन डी, वेरी गुड जितेंद्र, वंदना, धीरज, सुमित भाई गलत बता रहे हो, अखिल वेरी गुड, प्रिंस, संध्या, अर्शिया, पवन, प्रिंसी, प्राची, श्रेया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन कौन है भाई, बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं, स्वेक्षा, संभा, बियॉन्ड इंस्पायर, जितेंद्र, सुमन, क्यूट गर्ल हैं, क्यूट गर्ल ओके, तान्या, शाहुल शर्मा, वेरी गुड। सारे जितने बोल रहे हैं डी, वेरी गुड। नंबर आते हैं 16 पर। 16 क्या कहता है, फिर से हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। हु डिड यू गिव दैट लेटर टू, वाई डिड यू गिव दैट लेटर टू, व्हेन डिड यू या whom डिड यू गिव दैट लेटर टू। ओके, बताइए क्या होगा। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कहाँ पे हम क्या लगाते हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर अपना आंसर यहाँ मार्क कीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। कंप्लीट द सेंटेंस। Who did you give that letter to? Why did you give that letter to? When did you give that letter to? या whom did you give that letter to? ओके, तो ऑप्शन एक तो डी बी सब आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है किसका बता रहे हो। ओके, डी आ रहे हैं अब आंसर। बियॉन्ड इंस्पायर, सुमन, वंदना, तान्या, सुहासिनी, हर्ष, डार्क डेंस। ओके, आशुतोष भाई ये किसका बता रहे हैं आप? शेषमा, वेरी गुड। चलो, जितने डी वाले हैं बहुत बहुत बधाई तुमको देखो क्या होगा, कोई भी एक सेंटेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस में, सेंटेंस की स्पेलिंग ही गलत है, सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? एक्शन हो रहा होगा। इस एक्शन को हम बोलते हैं मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। इस एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट,
ठीक है, अब इसमें देखो एक्शन क्या हो रहा है, लेटर देने का। किसने दिया है, यू ने दिया है, यू इज द सब्जेक्ट हियर। ठीक है, और जो हु होता है, ठीक है, हु होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस क्यों होगा, जैसे मैं बोलूं हु डिड गिव यू दैट लेटर, आपको लेटर किसने दिया। ठीक है, तो जो देने वाला है हु का आंसर होगा, तो हु आपका सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है तो आप लगाते हो हुम, ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हो हुम। ऑब्जेक्ट कौन होता है, इस एक्शन का सीधा सीधा असर जिस पे होने वाला है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब लेटर जिसको दिया है, लेटर जिसको दिया है वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हु तो कभी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हुम लगेगा। ओके, अब हु और हुम में काफ़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, तो उसका सिंपल सा ट्रिक ध्यान रखो। सिंस ये सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट आपका वर्ब के पहले आता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। सब्जेक्ट आपका वर्ब के पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के बाद आता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर मेन वर्ब से जस्ट पहले लगाना होगा तो हु होगा, अदरवाइज हुम लगा दो आंख बंद करके, आंसर सही होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, मेन वर्ब से जस्ट पहले अगर आपको हु और हुम में से लगाना है तो किसे लगाओगे आप, हु को लगाओगे। यहाँ देखो क्या मेन वर्ब से जस्ट पहले है, उससे पहले भी तो दो वर्ड्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप हु कभी लगा ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्या आएगा, हुम आएगा, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, जितने भी बच्चे डी बता रहे हैं बहुत अच्छे, डी होगा आंसर। आते हैं नंबर 17 पे। अभी हम आपसे और भी बातें करेंगे, पहले ये क्लास कवर कर लेते हैं वरना लेट हो जाएगा, राइट। नंबर 17 कहता है एनालिसिस का प्लूरल क्या होगा। एनालिसिस का प्लूरल आपका क्या होता है, सिंपली जहाँ पे आई है ना उसी को ई कर दो, प्लूरल बन जाता है। ऑप्शन ए एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, एनालिसिस, दैट विल बी योर आंसर। ओके, मूविंग ऑन, नंबर 18। नंबर 18 क्या कहता है, 18 कहता है कंसाइज का ऑपोजिट क्या होता है। अगर मैं कंसाइज हूँ अपनी बातों में, कंसाइज क्या होता है, कॉम्पैक्ट, यानी कि बहुत ही कंट्रोल में जो बोल रहा है, थोड़ा बोल रहा है तगड़ा बोल रहा है ना। जिसको आपने एक और वर्ड सुना होगा जिसके बारे में, टर्स। टर्स मतलब थोड़ा ही बोलेगा लेकिन तगड़ा बोलेगा। ठीक है, तो कंसाइज अगर हूँ तो मैं बिल्कुल चुन के शब्द बोलती हूँ और कम बोलती हूँ, कम बातों में मेरी बात खत्म हो जाती है। तो उसका आपको ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, तो क्या होना चाहिए। गलत बता दिया जितेंद्र भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी गलतियाँ कर सकते हो एग्जाम से पहले कर डालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या होगा, कंसाइज का ऑपोजिट यहाँ क्या होना चाहिए। सिंस टर्स क्या होता है कि आप कम शब्दों में अपनी बात कह जाओ, तो उसका उल्टा बक 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 बोले ही जा रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बक 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 बस बोले जा रहे हो, यानी क्या हो, आप वर्डी हो। वर्डी मतलब बकबकाने वाला, जब देखो तब बस बोलता रहता है। ठीक है, जब देखो तब बस क्या करेगा, बोलता रहेगा, बेवजह की बातें वो करता रहता है। ओके, चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 18। किसने किसने आंसर किया है, आशुतोष, अभिषेक, ऋषभ, तान्या, अमित, श्रेया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन छोटा रह गया भाई, अरे चलो, हाँ, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अगेन वही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। व्हाट काइंड मैन आर यू, व्हाट अ काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज यू, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, क्या होगा, व्हाट काइंड मैन आर यू, ऑफ गायब है, हटा दो। व्हाट अ काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट अ काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज यू, इज लगा है, हटा दो। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, क्या होना चाहिए। एक स्किप हो गया, क्या स्किप हुआ भाई, अच्छा 19वां, देखो एक सेकेंड, 19वां, हाँ यार कहाँ रह गया 19वां, रुक जाओ,
हाँ ये रहा 19वां, सॉरी 19वां इधर है, ठीक है। 19वां क्या कहता है, कंप्लीट द सेंटेंस। ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक बट ही रेयरली कम्स नाउ, इज रेयरली कमिंग नाउ, हैज रेयरली कम नाउ, हैड रेयरली कम नाउ। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, he used to visit us every week but he rarely comes now, is rarely coming। क्या होना चाहिए, बहुत तेज चार्ट चल रही भाई। नंबर 19 DA ओके देखो, he used to visit us every week, यूज टू मतलब पास्ट का रूटीन, ठीक है। याद रखेंगे पास्ट का रूटीन बताने के लिए आप क्या करते हो, आप दो चीज़ों का यूज़ करते हो। पहला तो यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब्स है आपकी, और दूसरा होता है वुड, और दोनों के साथ V1 लगता है। आप देखो क्या लिखा है, यूज टू प्लस V1, यानी कि वो किया करता था, वो आया करता था हमारे पास हर हफ्ते। बट अब बट के आगे क्या होना चाहिए, यहाँ नाउ लिखा है, यानी अब बात होगी प्रेजेंट की, ठीक है। और प्रेजेंट की मतलब अब वो मुश्किल से ही आता है, मुश्किल से ही आता है मतलब ही आपका सिंगुलर है, ठीक। रेयरली कम्स हो जाएगा, रेयरली कम्स हो जाएगा। इज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए लगाते हो, मतलब अभी वो आ रहा है, बाद में आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, उसका मीनिंग ही नहीं है। नाउ लिखा है ना कि अब नहीं आता है, आता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, आंख बंद करके रेयरली कम्स हो जाएगा। मूविंग ऑन नंबर 20 क्या कहता है, करेक्ट सेंटेंस बताना है, वही वाला आ गया, ठीक है। 20 क्या कहता है, करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। What kind of man, अच्छा ऑफ गायब है उसको हटा दिया। What kind of man are you, what kind of a man are you, क्या होना चाहिए, what kind of, देखो एक प्रकार के व्यक्ति नहीं, किस प्रकार के एक व्यक्ति हो तुम, ऐसा मीनिंग आएगा। एक प्रकार के व्यक्ति मीनिंग नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, what kind of a man are you, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने अभी पिछले वाला जो आया था वहाँ भी बताया था कि एक ए अगर नहीं होता तो दूसरा ए आपका ठीक हो जाता है ना। उसमें क्या लिखा था, व्हाट अ काइंड ऑफ अ मैन आर यू, ऐसा कुछ लिखा था, ठीक। तो काइंड के साथ हमको यहाँ अरे यार लगाना ही क्यों है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 20। मूविंग ऑन, डी श्रेया, तान्या, संध्या, आशुतोष, बियॉन्ड, इंस्पायर, अमित, शेषमा, वेरी गुड, रुद्रांश, बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, छोटा ही रह गया भाई साहब, मैं पढ़ देती हूँ तब तक। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच देखने को आपको मिल रही है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, काहे का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। Camel is the ship of the desert. The given sentence is an example of apostrophe, personification, metaphor या simile। जो ऊंट होता है वो डेजर्ट का क्या होता है, शिप होता है। असल में शिप होता है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, समानता बताई जा रही है, उपमा दी जा रही है। जब आप उपमा देते हैं तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ओके, वेरी गुड। शेषमा, पवन, जितेंद्र, वंदना, निकिता, हर्ष, हिमांशु, बाबू, पहले बाबू लगा लिया भाई साहब, बहुत आत्मनिर्भर हो रहे हो, पहले ही बाबू लगा के बैठे हो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, पहले लाइक कर दो फिर हम बताएंगे क्या कहता है। आई अवोक वन मॉर्निंग, एक सुबह मैं उठा, जगा और फिर क्या किया, फाउंड माई सेल्फ फेमस। एक सुबह मैं उठा और आगे लिखा है खुद को मैंने प्रसिद्ध पाया, ठीक है। रातों रात इसकी रील वायरल हो गई। एक सुबह मैं उठा और खुद ही आ रहा है मुंह से, ठीक है, और खुद को फेमस पाया। तो और के लिए क्या लगाना चाहिए, एंड लगाएंगे, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। चलो ऑप्शन सी एंड। अरे यार हाँ, इसको भी गर्मी लग रही है। चलो नेक्स्ट आता है नंबर 23। 23 क्या कहता है, 23 कहता है सिंस यू से सो, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो। द वर्ड सिंस इज यूज्ड, अच्छा आई बिलीव इट, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पे सिंस क्या है,
यहाँ पे सिंस क्या है बताइएगा? सिंस एक कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है या वर्ब है? वर्ब है क्या? कोई एक्शन है क्या? नहीं है, ठीक है। जब सिंस आपका एडवर्ब होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? से, नॉट क्योंकि, बिकॉज, नो, ठीक है। प्रेपोजिशन है क्या? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन की प्रेपोजिशन बताता है, यहाँ पोजीशन बताता है, यहाँ पोजीशन नहीं बताई जा रही। बचा क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? साथ में जोड़ता है दो क्लॉजेस को। एक क्लॉज दिखी आपको यू से सो, दूसरी क्लॉज दिखी आई बिलीव इट, दोनों को जोड़ने वाला कौन है? सिंस, ठीक है। और कंजंक्शन में जब आपको रीज़न बताना होता है तो वहाँ पे आप सिंस करते हो। इसकी जगह आप एज भी कर सकते थे, इसकी जगह आप बिकॉज़ भी कर सकते थे, इसकी जगह आप और क्या कर सकते थे? देयरफॉर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि देयरफॉर यू से सो, नहीं होगा। यू से सो देयरफॉर आई बिलीव इट, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते थे, रीज़न बताने का कंजंक्शन होता है। मूविंग ऑन, नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नंबर नेक्स्ट कहता है, चलो भैया कंप्लीट करते हैं सेंटेंस। इट हैज़ बीन रेनिंग। अब आगे यस्टरडे के साथ हमें क्या लगाना चाहिए? ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, फ्रॉम यस्टरडे, ऑफ यस्टरडे, बाय यस्टरडे। अच्छा, जो सिर्फ स्पोकन देखते हैं वो कह देंगे फ्रॉम यस्टरडे, बहुत बढ़िया है, फ्रॉम मतलब से, सही हो जाएगा। बट ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में जिन्होंने कंजंक्शन बोला, अरे ऋषभ भाई बहुत अच्छे, कितने कंजंक्शन? बियॉन्ड, इंस्पायर, प्रिपरेशन। तुम तो यार प्रीपोजिशन को प्रिपरेशन भी लिख दो। बम्बल बी कौन सा नहीं समझ आया? अच्छा, कंजंक्शन वाला। सी, उसमें क्या होता है ना, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। कंजंक्शन जो होता है वो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। लास्ट वाले में आपने देखा कि दो क्लॉजेस कौन सी थी? यू से सो, आई बिलीव इट, तुम ऐसा कहते हो इसलिए, ठीक है, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। तो दो क्लॉजेस को सिंस ने जोड़ा था, इसलिए हमने कंजंक्शन लगाया। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, उनके आसपास की बातें करता है। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, सिंपली जोड़ रहा है, हम कंजंक्शन ही लगाएंगे। एडवर्ब जब होगा सिंस, सिंस एडवर्ब भी होता है, जो कि नेक्स्ट वाले में भी आप देखोगे, एडवर्ब भी होता है, लेकिन वहाँ पे उसका मीनिंग होता है से, और से का कोई मीनिंग यहाँ आपको दिखता नहीं है, और वर्ब तो हो ही नहीं सकता सिंस, ठीक है। चलिए, अब ये बोल रहा है कि भाई साहब बारिश हो रही है, कब से? कल से हो रही है। पॉइंट ऑफ टाइम है, दो बातें ध्यान रखेंगे क्या? एक तो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और एक क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैं बोलूँ कल से, मैं बोलूँ रात से, मैं बोलूँ सुबह से, ये सब क्या है? आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? मैं बोलूँ 2 दिन से, जहाँ नंबर आ जाए, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं सिंस। एंड सिंस यस्टरडे है तो क्या लगाना चाहिए? सिंस लगाना चाहिए। आँख बंद करके ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 24। वेरी गुड। अमित, माधुरी, वंदना, सुहासिनी, प्रिंस, तान्या, पंकज, हर्ष, बहुत अच्छे। मूविंग ऑन, नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? ही केप्ट द फास्ट फॉर 2 days, उसने व्रत रखा 2 दिन के लिए। द वर्ड फास्ट इज यूज हियर एज, अब यहाँ पे फास्ट बताइए क्या है? फास्ट क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है? ठीक है, यहाँ पे जो फास्ट है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? वेदर इट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ वर्ब और एन एडवर्ब, क्या होना चाहिए? सी, फास्ट है, ठीक है। अब फास्ट मतलब व्रत, कोई चीज़ है जिसे हम बोल रहे हैं हाँ भाई आज मेरा व्रत है, ठीक, उसका नाम है। जो चीज़ भी है, जो चीज़ अकर हो रही है उसका एक नाम है, और जहाँ पे भी आपको नाम दिख जाता है उसको आप क्या बोलते हो? नाउन बोलते हो, ठीक है। फास्ट आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव वगैरह में, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे, तेज वाली मीनिंग नहीं, यहाँ पे व्रत वाली मीनिंग है, और व्रत क्या होता है? आपका नाउन होता है। ऑप्शन ए, ठीक, 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, जितने सारे बच्चे ए बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, ही हैज़ नो कमांड ओवर हिमसेल्फ, द वर्ड ओवर इज यूज्ड हियर एज। अब बताओ भैया, अब बताओ,
क्या है, उसका कोई कमांड नहीं है खुद के ऊपर। यहाँ पे ओवर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे ओवर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव होगा क्या, किसी की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं। एडवर्ब होगा क्या ये वर्ब के लिए आया है, क्या ये एडजेक्टिव के लिए आया है, क्या ये दूसरे एडवर्ब के लिए आया है, कुछ नहीं दिख रहा है। ओवर किसके साथ आया है, हिमसेल्फ के साथ। हिमसेल्फ क्या है, आपका सेल्फ प्रोनाउन है, ठीक है। और नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के उनके बारे में बताने वाला कौन होता है, उनके बारे एज इन उनकी पोजीशन बताने वाला कौन होता है, प्रेपोजिशन होता है। ओवर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। ही हैज़ नो कमांड ओवर हिमसेल्फ, ठीक। नेक्स्ट नंबर 27 आता है, क्या कहता है कि जो नेशनल एम्ब्लेम है, अगेन ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, स्टिल हम देख लेते हैं एक बार। जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, ओके, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950, अगस्त 15, 1947, अगस्त 2, 1950 या जुलाई 2, 1947। क्या होना चाहिए, क्या होगा, नेशनल एम्ब्लेम को कब अडॉप्ट किया गया था, कब अपनाया गया था। ओके, अंग्रेजी का प्रश्न नहीं है, लेकिन आंसर दे दो भाई, पढ़ाई तो चल ही रही है। क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। नेशनल एम्ब्लेम होता क्या है, आपने देखा होगा, 4 एशियाटिक लॉयन होते हैं, उसमें एक हाथी होता है, एक बुल भी होता है ना। आंसर आ रहा है क्या, अबे तुम लोग डी ए पता नहीं क्या कर रहे हो। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। हमारा जो रिपब्लिक डे है उसी दिन नेशनल एम्ब्लेम को अडॉप्ट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नंबर 28, अगेन ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कहाँ पर, कौन से स्टेट में कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा, मैं यूट्यूब पे देख रही थी तो पिछली कुछ क्लासेस में सर ने ऐसा ये डिस्कस भी किया था, है ना। तो बताओ, अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं तो आंसर जल्दी से कीजिए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पर है कान्हा नेशनल पार्क। अभी तुम लोग जनवरी का ही आंसर कर रहे हो, करो आंसर करो। ऑप्शन ए एमपी, मध्य प्रदेश, वेरी गुड। ओके, जितने सारे बच्चे, संस्कृति, श्रेया, पवन, सुहासिनी, आशुतोष, स्वेच्छा, एन क्या चल रहा है, ए लिख रही थी क्या, चलो ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो आपका एमपी में ही आता है। और कौन से अच्छे ऐसे इम्पॉर्टेंट जो आपने सुने होंगे, और कौन कौन से नेशनल पार्क है, आपका एक पेंच आता है, आपका एक बांधवगढ़ भी कहाँ आता है, वहीं पे आता है, ठीक है। बांधवगढ़ हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया, सतपुड़ा रेंज नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है कहाँ के, मध्य प्रदेश के। ओडिशा की अगर बात करें तो 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको कौन से देखने को मिलते हैं, सिमिलीपाल हो गया एंड एक भीतरकर्णिका भी। भीतरकर्णिका भी आपका कहाँ पे है, ओडिशा में है। कर्नाटका की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट वाले में एक तो आपका वो हो जाता है बनेरघट्टा, एक बांदीपुर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। केरला की बात करेंगे तो एक बहुत ही फेमस आपने सुना होगा साइलेंट वैली। ये बस मैं ऊपर से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सारा यही है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया। मुकूर्ती का नाम आपने सुना होगा, मुकूर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। एक आपने सुना होगा पेरियार, वो भी यहीं पे है केरला में, ठीक। बस रिवीजन पर्पज से देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम एंग्री विथ हिम, मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं उससे गुस्सा हूँ। लड़कियों का नखरे नहीं ख़त्म होते हैं। किस चीज़ के लिए गुस्सा हूँ, उसकी केयरलेसनेस के लिए, उसकी लापरवाही के लिए मैं उससे गुस्सा हूँ। बताओ क्या आना चाहिए। वैसे मैंने हिंदी तो बता ही दिया, अंग्रेज़ी तुम बता दो, गलती से बता दिया मेरे मुंह से निकल गई। आई एम एंग्री विथ हिम,
ठीक है, ऑन हिज केयरलेसनेस, टू हिज केयरलेसनेस, फॉर हिज केयरलेसनेस या एट हिज केयरलेसनेस। उसकी लापरवाही के लिए मैं उस पर गुस्सा हूँ, उससे गुस्सा हूँ, तो क्या होना चाहिए? फॉर हिज केयरलेसनेस, आंख बंद करके ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, नंबर नेक्स्ट। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन भी है ये, जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको, ओके, ताकि फिर आपका अगला सेशन स्टार्ट हो सके। क्या है ये? ओके, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है अगेन, बताइए क्या होगा? स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए क्या होगा। फैक्सिमिल ओके, क्या होगा सही स्पेलिंग? चलो, ये जो भी आपका सही स्पेलिंग होगा उसका मीनिंग होता है फैक्स करना। ठीक है, फैक्स करना, किसी चीज़ को हू बहू कहीं पहुंचाना। क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा? फैक्सिमिल। चलो, ऑप्शन सी होगा फैक्सिमिल। ठीक है, फैक्सिमिल या फैक्सिमिली भी बोलते हैं इसको। खैर, ऑप्शन सी होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 30। जितने बच्चे सी बोल रहे हैं, संस्कृति संभा, जितने बच्चे सी बोल रहे हैं, वैसे कम ही बच्चे बोल रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे जितने सी बोल रहे हैं। अब सिंस मैंने बताया था हमारी जो YouTube पे 2 दिन की डेमो क्लासेस चल रही थी, आज आखिरी दिन था। इसके बाद अभी 2 दिन की डेमो क्लासेस ऐप पर भी आपको देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ टारगेट गुरुकुल का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पिन कमेंट में लिंक दिख रही होगी, ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस 2 दिन की और आपको मिलेंगी। बाकी PDF चाहिए होगी तो ये भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, आ जाइएगा। बाकी लाइक कर दीजिएगा, आई होप कर दिया होगा अभी तक, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद। गर्मी है।